पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि 5 वर्षों में नीतीश जी को और भाजपा के लोगों को लगा कि महिलाओं की दुर्गति हो गई है बिहार में, इसलिए उनके खाते में जीविका वाली दीदियों को हमको 10,000 देना है और चुनाव के बीच अलग अलग तिथियों में देना है। उससे बड़ा संयोग यह है कि चुनाव आयोग को यह लगा कि महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, बढ़ाने के लिए 1,80,000 जीविका दीदियों को हमको उनकी सेवाएं लेनी है। उसके लिए ऐसा नहीं था 10,000 रुपए से ही कोई फर्क पड़ने वाला था। नीतीश जी की सरकार आने के बाद बच्चियों को साइकिल देने से लेके शिक्षण संस्थाओं में उनको स्थान देने से लेके बिहार सर्वाधिक महिला रिप्रेजेंटेशन वाला राज्य है। एक दौर में बिहार में महिलाओं को जान और सम्मान की रक्षा की चिंता करनी पड़ती थी, आज सबसे ज्यादा पुलिस में महिलाएं। में आप सभी का स्वागत है। आज की डिबेट वीडियो होने वाली है बहुत ही धमाकेदार। आज की डिबेट वीडियो में हम देखने वाले हैं बिहार में नतीजों का आफ्टर इफेक्ट अब दिखने लगा है। यहाँ पर सुधांशु त्रिवेदी बीजेपी के प्रवक्ता और आरजेडी के प्रवक्ता जैन जिज्ञासु के बीच में आज की डिबेट है। डिबेट का विषय जो है बिहार की नतीजे को सामने आकर जो खुलासा हुआ है विपक्ष दल किस तरीके से भोगला उठा है। चलिए शुरू करेंगे आज का डिबेट वीडियो। आपका गठबंधन ठीक से नहीं हुआ था, फ्रेंडली आप फाइट कर रहे थे, अब बड़ा भाई छोड़ के चला गया था पार्टी और उसको पार्टी से निकाल दिया गया था। आप 5 मिनट में गिरे हुए थे। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू थी जो कि मिलकर चुनाव लड़ रहे थे अच्छे से, और बीजेपी की चुनावी मशीनरी थी। आपकी दुरुस्त है कि कई जगहों पर दोस्ताना संघर्ष हुए, उनको टाला जा सकता था और बेहतर समन्वय के साथ हम इस चुनाव को लड़ सकते थे। इन सारे मसलों पर आज मंथन हुआ और जितने उम्मीदवार हमारे थे उन सब ने, तो आप ही ने अच्छी नहीं करी ना। बात तो पूरी होने दीजिए मिस जी, मैं तो आप ही को थोड़ा 2.5 मिनट सुना आपको। जो कह रहा हूं देखिए, व्यवस्था तो आप ही ने अच्छी नहीं करी और अभी कांग्रेस बहाना दे रही है वोट चोरी का। 2000 में देखिए, मैं कुछ आंकड़ों के साथ बैठता हूं और आंकड़े क्या कहते हैं। 2010 का विधानसभा चुनाव था, बीजेपी 102 पे लड़ी थी, जीती 91 और बीजेपी का स्ट्राइक रेट आया 90%। और इस बार बीजेपी 101 पे लड़ी, जीती 89, स्ट्राइक रेट आया 88%, 88%। अब आप बताइए, 90% का स्ट्राइक रेट था, कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार की, और इलेक्शन कमीशन बीजेपी के लिए काम कर रहा था। क्या इसका बहाना है बताइए? मतलब बहानेबाजी है ना, अपना आंकलन नहीं करना और बहाने देना। अरे यह चुनाव शुरू से असमान प्रतिस्पर्धा का चुनाव था, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं था। पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि 5 वर्षों में नीतीश जी को और भाजपा के लोगों को लगा कि महिलाओं की दुर्गति हो गई है बिहार में, इसलिए उनके खाते में जीविका वाली दीदियों को हमको 10,000 देना है और चुनाव के बीच अलग अलग तिथियों में देना है। उससे बड़ा संयोग यह है कि चुनाव आयोग को यह लगा कि महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, बढ़ाने के लिए 1,80,000 जीविका दीदियों को हमको उनकी सेवाएं लेनी है। उससे भी बड़ी विचित्र बात यह हुई कि चुनाव आयोग के तमाम पुराने नियमों को ध्वस्त करते हुए पोलिंग बूथ पर अंदर के अहाते में टेबल लगाकर जीविका दीदियां बैठी और उनकी हथेलियों में जो मेहंदी लगी हुई है उसमें तीर का, कमल का निशान, कहीं पर मांझी जी की पार्टी का चुनाव चिन्ह, कहीं पर हेलीकॉप्टर, इस तरह से मैनिपुलेट किया गया। तो हम कह रहे हैं कि इस पर अगर आंख बंद हो जाए तो फिर इस चुनाव और हरियाणा में आपको मैंने अच्छा वक्त दिया अपनी बात को रखने का। सुधांशु त्रिवेदी, ये 10,000 चुनाव था और आपने इलेक्शन कमीशन आपके साथ गलबैया कर रहा था। इनके घर में कोई मतभेद नहीं था, इनका सब कुछ ठीक था। महोदय, सिर्फ महिलाओं के लिए ऐसा नहीं था 10,000 रुपए से ही कोई फर्क पड़ने वाला था। नीतीश जी की सरकार आने के बाद बच्चियों को साइकिल देने से लेके शिक्षण संस्थाओं में उनको स्थान देने से लेके बिहार सर्वाधिक महिला रिप्रेजेंटेशन वाला राज्य है। एक दौर में बिहार में महिलाओं को जान और सम्मान की रक्षा की चिंता करनी पड़ती थी, आज सबसे ज़्यादा पुलिस में महिलाएं हैं। मोदी जी के आने के बाद से पिछले 11 साल से उज्ज्वला योजना से लेकर शौचालय से योजना से लेकर, अगर आप देखें मुद्रा योजना से लेकर ड्रोन दीदी से लेकर लखपति दीदी तक जो कुछ भी हुआ है। और एक बहुत बड़ा फैक्टर जो आप लोग अंडर एस्टिमेट कर जाते हैं, ये जो नशाबंदी लागू हुई, नशाबंदी से घरेलू हिंसा में भारी कमी आती है और महिला के मन में एक विश्वास आता है। ठीक है, चोरी छुपे लोग पीने का प्रयास करते हैं, कई महिलाओं ने बोला ये तो सब हमारे पति का प्रॉब्लम है। व्यवस्था का चुनाव था सुधांशु त्रिवेदी, व्यवस्था का चुनाव था ये। नहीं, मैं उस पॉइंट पे भी आ रहा हूं। दूसरा, लॉ एंड ऑर्डर की जो पहली कैजुअलिटी होती है वो महिला होती है। अगर कोई बेचारी साधारण सी महिला जा रही है और उससे कोई छेड़खानी या छीना झपटी करना चाहता है, जैन जी, ये राहुल गांधी और तेजस्वी जी को समझ में नहीं आया, जात पूछ के नहीं होती है छेड़खानी, उस समय उसके लिए एक महिला होती है। इन दोनों चीजों पर जो काम हुआ था उससे महिलाओं में एक विश्वास आया था। अब रही बात इसकी कि जो ये कहने का प्रयास कर रहे हैं, तो मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं, आपको लगता मतदाता सूची, इलेक्शन प्रबंधन, तो क्या महागठबंधन चुनाव की घोषणा तो छोड़िए, चुनाव की तिथि से पहले अपने गठबंधन के समीकरण सूची स्थापित कर पाया था? नहीं। अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर पाया था? नहीं। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को लिए खींचातानी होती रही चुनाव के दौरान। भाई साहब, आप मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री से लेकर गठबंधन के सहयोगियों से लेकर प्रत्याशियों की सूची तक तैयार न कर पाए और दूसरी सूची के ऊपर बात करने का प्रयास करें। भाई साहब, तेजस्वी जी को घोषित करने के बाद राहुल गांधी जी का, मुझे तो नहीं ध्यान है उस दिन कोई ट्वीट था,
उधर राहुल गांधी का समर्थन नहीं था, ना प्रेस में बोले ना उसमें बोले। उसके बाद जिस ढंग से इन्होंने क्या कहते हैं आपके मुकेश सहनी जी ने, और एक और मैं यथार्थ कहना चाहता हूं, ये जो राजनीति के विश्लेषक हैं जो चश्मे लगाए हैं उनको भी बहुत संभल के चलना चाहिए, जो इस समय मोदी विरोध के चश्मे लगा के जो लोग बैठे हुए हैं। देखिए मैं एक बात कहना चाहता हूं, जो राहुल गांधी लड़ाने का प्रयास कर रहे थे जातियों के आधार के ऊपर, आज किस वर्ग का किससे संघर्ष है इसे समझने की जरूरत है धरातल पे। वो 50 साल पुराने या 70 साल पुराने चश्मे से आप देखेंगे तो आज की दुनिया आप समझ ही नहीं पाएंगे। जैसे मैं किसी का नाम लेकर लड़ाने की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ कोट कर रहा हूं। मुकेश सहनी ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि मल्लाह समाज की अधिकतर प्रताड़ना यादव समाज के द्वारा हुई है, इसलिए वोट ट्रांसफर में समस्या आ रही है। भाई साहब, वोट नहीं ट्रांसफर हो रहा था आप लोगों का, यह समस्या थी। और जितने प्रतिशत वोट को लेकर कह रही है राजद, तो इनका तो जो बेस वोट है उससे कम है ये। इसका मतलब जो आप क्लेम करते थे कि 14% प्लस 38-30%, तो 34 तो वहीं पे हो गया भाई। तो उतना वोट तो मिलना ही चाहिए था, अगर उतना ही मान लिया जाए। इसलिए मैं कहने का प्रयास कर रहा हूं। और मैं एक बिंदु और कह दूं। देखिए, लालू प्रसाद यादव जी जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, हम लोग बहुत यंग एज के थे, बच्चे थे, तब वो गरीब गुरबा के नेता कहलाते थे। वहां से उन्होंने संकुचित किया अपने को, फिर हुए पिछड़ों के नेता, क्योंकि दलित उनसे अलग हुए थे, पासवान जी वगैरह अलग। फिर अपने को और संकुचित किया तो केवल यादवों के नेता बने, क्योंकि जब नीतीश कुमार जी और अन्य अलग हो गए। और फिर जब सत्ता देने की बात आई तो केवल परिवार के नेता, राबड़ी जी को सत्ता दी, कोई यादव समाज का भी व्यक्ति नहीं मिला। और आज स्थिति ये हो गई कि अब वो एक बेटे के नेता रह गए। परिवार में दूसरा बेटा और दूसरी बेटी बाकायदा चली गई। तो आप सोचिए क्रमिक ह्रास, यानी ग्रेजुअल किसी का डिसोल्यूशन क्या होता है, कद का वो दिखाई पड़ता है। पूरे समाज के गरीब गुरबा के नेता से आज परिवार में एक बेटे के नेता रह गए लालू यादव। ओके, उनको बेटे तक सीमित कर दिया गया। और रोहिणी आचार्य ने जो बातें बोली है वो भी बहुत बड़ी है। वो कह रही है चप्पल दिखाई, ये सब कुछ हुआ। नहीं, अमीश जी मैं बहुत मुख्तसर आपसे कहना चाह रहा हूं कि अगर हम लोग इस तरह से बहस करेंगे राजनीतिक मर्यादा को के परे जाकर, तो हम लोगों को राजनीतिक परिवार के निजी मामलों को अगर इस तरह से डिस्कस करना है तो मैं समझता हूं कि ये ठीक बात नहीं है। हमने कभी नरेंद्र मोदी जी के परिवार पर कुछ नहीं कहा। जब प्रमोद महाजन जी के परिवार में उनके भाई ने जो कुछ किया, हमें उस बात की पीड़ा हुई कि ये विचित्र बातें हो रही हैं। हम कह रहे हैं कि हमारा परिवार सक्षम है अपने सभी मामलों को बहुत ही गरिमा, मर्यादा और सूझबूझ के साथ सुलझाने के लिए। हमारी सभी बहनें प्रिय हैं, आत्मीय हैं, और तेजस्वी जी का उनके साथ जो भी रिश्ता है और हम सब का, वो आजीवन कायम रहेगा। लेकिन मैं यहाँ दूसरी बात कहना चाह रहा हूँ। मैं कहना चाह रहा हूँ कि लालू प्रसाद जी को यथास्थितिवादी लोग अगले 200 वर्षों तक माफ नहीं करेंगे। मैंने रिपोर्टिंग कर लिया राहुल महाजन बिहार की राजनीति के व्याकरण को हमेशा के लिए उन्होंने बदल दिया और उसको रिपोर्ट करा गया था। लेकिन देखिए सार्वजनिक रूप से, और देखिए रोहिणी आचार्य चुनाव लड़ चुकी हैं आपकी टिकट के ऊपर, मामले के बारे में कोई बात नहीं कही है। हम आपसे कह रहे हैं, मैं आपने प्रमोद महाजन हत्या का जिक्र किया, राहुल महाजन का जिक्र किया, उसकी पीड़ा हुई, उसका शोक रहा लालू जी से लेकर सबको। मैं आपसे कह रहा हूं, फिर आता हूं भाई। नहीं, आप जयंत, मैं एक बात तो कहने दीजिए ना भाई। आप पॉलिटिकल बात बोलने ही नहीं दे रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि 14 राजनीतिक विषय बन गया ना, चुनाव में हार हुई, रोहिणी आचार्य आपकी टिकट पे चुनाव लड़ी थी, तेज प्रताप यादव अपनी पार्टी बना के बैठे हुए हैं। लोग पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, आदिवासी और पसमानदा के लोग हैं। ये 40,000 करोड़ की समानांतर अर्थव्यवस्था चल रही है। शराब माफिया, एक्साइज डिपार्टमेंट और चुनावों में आपने मुद्दे को उठाया, ये तो मैं नहीं कह रहा हूं। पटना हाईकोर्ट ये जो कह रहे हैं कि महिलाओं को हमने शांति दी, खुशहाली दी, नहीं भाई, उन परिवार से जाके पूछिए कि बच्चों का भरण पोषण कैसे हो रहा है, उनकी शिक्षा का फीस कैसे जा रहा है, घर में एक कमाने वाला है जेल में ठूस दिया गया है। नहीं, हर बूथ पर 50 वोट परिवार के लोगों ने स्वयं आकर टिप्पणियां की हैं। महोदय, आप जो हमारे क्या प्रमोद महाजन जी के किसी बेटे या बेटी ने आकर यह कहा कि मेरे पिता ने मुझे चप्पल दिखाई, ये आपका अंदरूनी मामला सार्वजनिक परिवार ने किया। हम नहीं बोल रहे परिवार के मामले, हमने टिप्पणी कर रहे हैं। तेज प्रताप जी ने कहा कि जयचंद है और ये इस ढंग की बातें हैं। मैं पूछना, देखिए तो कभी हमारे यहाँ जो आपके परिवार के सदस्यों ने सार्वजनिक टिप्पणियां की, अरे मैं ये नहीं कह, मैंने तो सिर्फ ये कहा ना, आप तो इतने परिपक्व हैं, सम्मानित साथी हैं, क्या हम लोगों को इस पर बहस करनी चाहिए? हमने ये मुद्दा नहीं बनाया। मैं कह रहा हूं बिल्कुल करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वहां सब कुछ शीशे की तरह साफ है, बहस की गुंजाइश नहीं है। अब आइए बीजेपी, जो लोग ये कहते हैं कि नशाबंदी के बाद समानांतर अर्थव्यवस्था चल रही है, जयंत जी आप राजद के प्रवक्ताओं में थोड़ा भिन्न हैं और आप उस ढंग से
उस ढंग की डिबेट नहीं करते जैसे आपके यहाँ के कुछ ऐसे प्रवक्ता थे जिन्होंने बहुत ज्यादा वैसा किया। तो मैं एक बताना चाहता हूं आपको, भाई साहब, अगर वैसे देखें तो स्मगलिंग का एक्ट है, कॉफी पोसा भी है, एंटी थेफ्ट एक्ट भी है, स्मगलिंग की भी अर्थव्यवस्था चलती है हजारों करोड़ की। तो मतलब स्मगलिंग का और चोरी का कानून खत्म कर देना चाहिए, स्मगलिंग का कानून खत्म कर देना चाहिए। ऐसा नहीं होता, क्योंकि स्मगलिंग का एक्ट है तो स्मगलिंग खुल के नहीं हो पा रही। शराबबंदी का एक्ट है, बड़ी था वो खेला जा रहा है, या फिर आपको लगता है कि आपस में समन्वय नहीं था महागठबंधन में? संजय यादव के खिलाफ नारेबाजी की तस्वीरें सामने आ रही है। नहीं, अभी तो ये शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। मौड़ी मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि जिस तरह से महिलाओं ने एक सजाए मौत का फैसला दिया है राजद को, क्योंकि उनकी जो पारिवारिक हिस्ट्री है उसको देखते हुए, जो जंगल राज का इतिहास है जिसमें महिलाओं की कभी इज्जत नहीं की, शिल्पी गौतम से लेके भयावह कांड हुए चंपा विश्वास के साथ क्या हुआ ये तो इतिहास पटा पड़ा हुआ है। लेकिन आज जो ये कह रहे थे आरजेडी के प्रवक्ता कि वो हमारा पर्सनल मामला है, जो रोहिणी आचार्य कह रही है, भाई साहब पर्सनल मामला नहीं है। जिस वक्त ये आवाज आपके घर से निकल के माइकों तक पहुंच गई और टीवी चैनलों में चल गई और आप रोहिणी आचार्य द्वारा ही बोली गई, ये पर्सनल मामला नहीं होता है, ये भारत की बेटियों का सम्मान का मामला है, उनकी डिग्निटी का मामला है। बात लालू प्रसाद यादव के घर से निकल रही है, वो भारत के हर एक बेटी का सवाल है कि कैसे एक बेटी को उसका हक मांगने पे, सवाल पूछने पे उसे गंदी कहा गया, उसकी किडनी तक को गंदी कहा गया। वही किडनी जिसने इनके सर्वे सर्वा लालू प्रसाद यादव की जिंदगी बचाई, वही बेटी जिसकी विपक्ष ने भी प्रशंसा की कि बेटियों को ऐसा ही होना चाहिए, उसी बेटी को घर से बाहर निकाल दिया गया, उसी बेटी को परिवार से बाहर निकाल दिया गया। तो मैं ये पूछती हूँ बिहार की बेटी होने के नाते भी और भारत की बेटी होने के नाते भी कि क्या आपका ये दायित्व तो नहीं बनता है कि ये आप ये बताइए कि जो आपके घर में बेटियों के साथ हो रहा है, जो रोहिणी आचार्य के साथ हो रहा है, वो क्या आरजेडी की अपनी छवि पे बड़ा काला धब्बा नहीं है? जंगल राज की छवि से आप परेशान थे, उससे निकल नहीं पाए, इसीलिए महिलाओं ने आपको वोट नहीं दिया। ओके, जवाब सुजाता ने रोहिणी जी के बारे में जो कहा ये बिल्कुल सच है कि रोहिणी जी हमारे परिवार की सबसे आत्मीय सहृदय सदस्य हैं और वो बड़ी बहन है, निष्कपट है, निष्कलुष है, निश्चल है, उनके मन में कोई मैल नहीं है। और अरे भाई आप सुन लीजिए ना, आप देखिए एक बात आपको कहूं, मेरे अपने परिवार में भी कोई लबर करता है ना तो मैं वहां उस डिस्कशन में हिस्सा नहीं लेता। मैंने आपको विनम्रता पूर्वक सुना, आपको सम्मान सुना, सुन लीजिए ना भाई। नहीं भाई, आई कांट टॉलरेट यू। आपको मैंने सुना, अब आप उत्तर नहीं सुनिएगा क्या? आपके परिवार के बारे में मुझे पता नहीं है, आपके परिवार के बारे में मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि आप जिस तरह से बीच में टपकती हैं आपको पसंद नहीं करते होंगे आपके परिवार के लोग। आप जिस तरह से बीच में टपकती हैं आपके परिवार के लोग आपको पसंद नहीं करते होंगे। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं आपके अंदर शऊर नहीं है। अरे भाई, इनका प्रवचन हम सुनने के लिए आए क्या? बोलिए जैन जी। परिवार में क्या मतांतर नहीं होता है क्या? और चाहे रोहिणी जी हो, चाहे मीसा जी हो, चंदा जी हो, रागिनी जी हो, हेमा जी हो, अनुष्का जी हो या हमारी छोटी बहन राजलक्ष्मी हो, सबके प्रति हमारा प्यार, स्नेह, सम्मान, आदर है और तेजस्वी जी का साथ जीवन भर का है। तेजस्वी जी से ज्यादा अपने परिवार में बहनों का, भाई का, माता का, पिता का और पूरे पार्टी में ख्याल रखने वाले लोग नहीं है। लेकिन कई बार भावावेश में कोई बात होती है और परिवार के बीच की बात है, उसको एमिकेबली हम रिजॉल्व करेंगे। इसमें इनका क्या काम है भाई? इनके परिवार में कितने तरह के मतांतर होते होंगे, हमको उससे कोई लेना देना है। लेकिन ये जो सार्वजनिक जीवन है, लेकिन जैन विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ये परिवार की बात है, मैं उसका सम्मान करता हूं, मेरा ये विषय भी नहीं है। अरे भाई, अगर ये इनका अपने परिवार में, ससुराल में, मायके में, पति के साथ, भाई के साथ, भाभी के साथ, बाकी ननद के साथ कैसा रिश्ता है ये खुद जानती होंगी। क्या डिफरेंस है? हमारे यहाँ भी नहीं चलाई जाती। नहीं, आप कौन होती हैं? Who are you? नहीं, आप होती कौन है? आप कौन हैं? मैं बिहार से। अरे आप कौन होती हैं हमारे परिवार पर टिप्पणी करने वाली? आप कौन हैं? अरे अपने घर से मतलब रखिए ना भाई, अपनी पार्टी से मतलब रखिए ना। कुछ नहीं है आप एक तमाशाई हैं, आप एक तमाशबीन हैं, आप एक उज्जड हैं, आप एक फुहार महिला हैं, आप एक बदतमीज और बेशऊर महिला हैं, इससे ज्यादा आप कुछ नहीं है। अरे छोड़िए पांडे जी, अरे छोड़िए पांडे जी, आप क्या है? अरे आप अपना परिचय खुद दे रही हैं। दूसरे के मामले में टपकने वाले, दूसरे के घर में झांकने वाले लोग कोई अच्छी परवरिश का परिचय नहीं दे रहे हैं। अगर आपको जरा सा भी शऊर, तमीज और तहजीब होती तो आप इस मामले में नहीं पड़ती। अरे पुरुष और स्त्री को मैं मानता ही नहीं।
और आप कह रहे हैं ये महिला ठीक नहीं है, ये महिला फुहड़ है, ये अधिकार आपको किसने दिया? ये क्यों बोलेंगे आप? उन्होंने एक बात उठाई, उसको क्यों? एक सेकंड, सुजाता पांडे का ऑडियो डाउन है। जन जिज्ञासु जी, आपने अपनी फेरो पैनलिस्ट को फुहड़ कह दिया। आपने बोला, आपने उनके लिए कितने शब्द बोल दिए, मैं रिपीट भी नहीं करना चाहता उनको। कैसी लगी आपको आज की वीडियो? अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।